चलो भाई ये सवाल बनाओ, सवाल बनाओ, सवाल बनाओ, फटाफट शुरू हो जाओ। शुरू करो। आओ, क्या हाल चाल है? छुट्टी उट्टी बढ़िया बीती? पढ़े वढ़े कि नहीं? नहीं? आज कॉपी खोले हैं? बढ़िया किए हो। छुट्टी में कुछ पढ़े हो कि नहीं नेता? सुबह कहाँ थे कि नहीं? पहली क्लास में थे? नहीं थे? अभी आए हो? कहाँ है? हाँ, कहाँ है? अभी आए हो? पहले क्लास में थे कि झूठ बोल रहे हो? कुछ बोले नहीं, चमके नहीं, तुम ऐसे चमक जाते हो। बताओ इसका आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg इज हीटेड टू द टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस एंड प्लेस्ड ऑन अ लार्ज आइस ब्लॉक। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट? ये लग गया क्या? क्या बात है यार, वीआईपी व्यवस्था। सुबह वाली क्लास में नहीं था ना ये? था? ठीक है, बढ़िया। चलो देखो भाई, देखो इधर देखो। कह रहा ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg और नीचे रखा था। ये सोचो, इतना बड़ा आलस है यहाँ पे। देख रहे हैं कि खाली है, नीचे एक रखा हुआ है, लाख टांग दे, लेकिन टांग नहीं रहते। जब मेल गया है, गाली खाए हैं, तब उसके बाद आग टांगे। कुछ नहीं करना था, बस ऊपर से ले आके टांग के प्लग लगा देना था, दैट्स इट। चलो भाई इधर देखो। एक ब्लॉक है जिसका मास है 2.5 kg, इज हीटेड टू द टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस एंड प्लेस्ड ऑन अ लार्ज आइस ब्लॉक। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट? स्पेसिफिक हीट फॉर द बॉडी 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सोचो ये कब तक आइस को पिघलाता रहेगा? जब तक इसका खुद का टेम्परेचर कहां से कहां ना चला जाए। कहां से कहां ना चला जाए? अरे भाई, आइस के ऊपर रख दोगे तो 500 से घटेगा ना। घटते घटते क्या ना हो जाए? जीरो। जब तक जीरो नहीं हो जाएगा तब तक आइस को पिघलाता रहेगा। अरे पिघलाता रहेगा। ठंडा होने में कितना हीट देगा? क्यू बराबर क्या लिखोगे? एम एस डेल्टा टी। एम कितना है जी? 2.5। एस कितना है? एस कितना है? 0.1। डेल्टा टी कितना? डेल्टा टी कितना? 500 ना। इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि मास केजी में था। तो हीट हमको तभी तो कैलोरी में मिलेगी भाई। तो क्यू कितना है? कितना हो गया? 25 पचे 125। 2 जीरो से ये दोनों शिफ्ट कर दो, तो 125 इंटू 10⁻³ कैलोरी। गया ना? ये किसके बराबर है? m इंटू एल। और एल कितना है? 80। तो 125/80 इंटू 10⁻³ तो m कितना है? मतलब यहां से हटा दो, यहां से 80 हटा दो। m कितना है? अरे 80 से डिवाइड कर दे भाई। 1.5 kg। ये अपने पास ग्राम में है। तेरी कट जाएगा ना। कितना आ रहा है? 1.5 kg। बढ़िया, सस्ता सवाल। सस्ता सवाल। कठिन है क्या? सवाल समझ आया? अभी इसी का कॉम्बिनेशन भी आएगा, ये बताओ। 1 kg of ice at -10 डिग्री सेल्सियस is mixed with 4.4 kg of water at 30 डिग्री सेल्सियस. The final temperature of the mixture is. फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, मतलब फाइनली बीच में कुछ बनेगा। अब तभी तो, मतलब याद, ये दिख रहा है कि ये पूरी तरह से क्या होगा? पूरी तरह से क्या होगा? टेम्परेचर देने का मतलब ये पूरा मिक्सचर किस चीज का होगा? पानी का। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे यार कैसे आदमी यार, थोड़ा रिस्पॉन्ड कर लिया करो यार। क्या बना? अपने पास दो चीजें हैं, दो मिक्सचर है, कौन कौन सा? एक आइस है और एक क्या है? वाटर। आइस कितना है? आइस कितना है? आइस कितना? 1 kg। कितने डिग्री सेल्सियस पे? -10 डिग्री सेल्सियस पे। -10 डिग्री सेल्सियस पे। और दूसरा क्या है? 4.4 kg क्या? वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना है।
अब तुम्हारे ऊपर है चुनाव कि तुम इसको जूल में सॉल्व करना चाहोगे या तुमको डेटा पता है तो तुम कैलोरी में कर लोगे। कैलोरी में, किसमें कर लेंगे? कैलोरी में। सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बताओ, क्या मैं फाइनल मिक्सचर अपने हिसाब से कुछ मान लूं? क्या मान लूं? पानी मानू? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। सोचो, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर माने पानी कितने किलो का हो गया? मिक्सचर कितने का हो गया? 5.5 5.4 केजी का ना। यार इतना घटिया रिस्पॉन्स करते हो ना यार तुम लोग, लगता है कितना गधा बसंत बने बैठे हैं। ये बताओ, क्या इससे हम डायरेक्टली ये बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो क्या ये बॉडी गर्म हो रही है कि ठंडी हो रही है? कितना हीट दे रही है? Q बराबर ms डेल्टा टी। मास कितना है जी? 4.4 इंटू 10⁻³ s कितना है? 1। डेल्टा टी कितना? डेल्टा टी कितना? 30। अरे क्लियर है क्या? तो 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 1 13, 132 इंटू 10⁻³ कैलोरी। नहीं आया? आया जी। अच्छा, यहां से क्या बनाओगे? क्या डायरेक्टली ये बन जाएगा या बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस। तो कितना हीट देगा? Q बराबर ms डेल्टा टी। मास कितना है जी? 10⁻³ s कितना है? s कितना है? 1/2। डेल्टा टी कितना है? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 5 कैलोरी। 10 10 10। हाँ, तो क्या 5 किलो कैलोरी लिख लें डायरेक्टली? अरे 5 किलो कैलोरी लिख सकते हैं। यहां से ये बनाओगे तो Q बराबर ml। मास कितना है? मास कितना है? 10⁻³ L कितना है? 80। तो कितना हो गया? 80 किलो कैलोरी। तुमने लिया कितना और दिया कितना? लिया कितना? 132। दिया कितना? 80 की 80 5 85। दिया कितना? लिया कितना है? ये कितनी हीट ली है? 100। दी कितनी है? बची कितनी? बची कितनी? 47। अरे 47 ना। क्या तुम अपने पास रख पाओगे? रख पाओगे? क्या इसको दोगे? अगर इसको दोगे तो क्या वो जो तुम्हारे पास 47 किलो कैलोरी की हीट थी वो इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी? बढ़ाएगी। क्यू बराबर क्या लिखोगे? ms डेल्टा टी। हो गया। तो क्या लिख लें? 47 इंटू 10⁻³ मास कितना है? 5.4 इंटू 10⁻³ s कितना है? 1। डेल्टा टी कितना? t-0। t-0 कितना आ रहा है? यहां से टी आ जाएगा तुम्हारे पास कितना? 8.7 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ गधा होते हैं, अब इसी को कैलकुलेट करने लग जाएंगे, जूल 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 जूल। मेहनत बढ़ जाएगी भाई। इस वजह से कैलोरी में कैलकुलेट कर लिया करो, खट से आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? हाँ, अगर मैं तुमको फॉर्मूले से कराता, हीट लॉस्ट बराबर क्या? हीट गेन। हीट गेन। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ml किधर जोड़ें, कॉमन टेम्परेचर क्या माने। कॉमन टेम्परेचर कुछ तो टी मानोगे ना, कुछ तो कॉमन टेम्परेचर टी मानोगे ना। तो जब फॉर्मूला से सॉल्व करने जाओगे तो वो टी टेम्परेचर तुम जब सोचोगे कि तुमने टी माना क्या है, वो टी तुमने आइस वाला टी माना है या वाटर वाला टी माना है, तो उस समय फॉर्मूला लगाने में तुमको दिक्कत हो जाएगा। तुम सोच में कभी कभी पड़ जाओगे कि ml जोड़ें किधर और किधर घटाएं। क्लियर है ना? तो उन सब को पूरी तरह से दरकिनार करके एक बार में आंसर सही तरह से निकालने के लिए जिस जगह पर फेज चेंज हो रहा है उसमें से अपनी इच्छा अनुसार एक कॉमन पॉइंट मान लिया करो और दोनों को वही बना दो। अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा हीट बच गई तो उस पूरे मिक्सचर को दे दो, अगर तुमने कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर दिया तो उस मिक्सचर से ले लो। यही पूरा कैलोरीमेट्री का फंडा है। समझ आया? उससे कभी तुम्हारा सवाल गलत नहीं होगा। ये सवाल समझ आए? ये बनाओ, 10 ग्राम of ice at 0 degree Celsius mixed with 10 ग्राम of water at 20 degree Celsius, the final temperature will be। क्या मान लोगे कॉमन टेम्परेचर? कॉमन टेम्परेचर क्या मान लोगे? एक 10 ग्राम आइस है और एक 10 ग्राम पानी है, एक 0 डिग्री सेल्सियस पे और एक 20 डिग्री सेल्सियस पे। द फाइनल टेम्परेचर विल बी, क्या मान लें? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर मान लें। फाइनल टेम्परेचर क्या मान लें? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर।
दो डिब्बा बनाओ खट से, एक डिब्बा यहां पर, एक डिब्बा यहां पर। यहां पर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 10 ग्राम क्या है आइस, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री। यहां क्या है, 10 ग्राम पानी, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। क्या इन दोनों का कॉमन पॉइंट हम मान ले, क्या मान ले भाई, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 ग्राम पानी मान ले एट 0 डिग्री सेल्सियस, 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या बना, इसको ये बनाओ, आइस से क्या वाटर ही बनेगा, क्यू बराबर, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी है, एम एल, एम एल, मास कितना है 10, एल कितना है 80, तो कितना हो गया 800 कैलोरी। यहां कितना, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, तो क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, क्या हो गया, क्या हो गया 200, 200, मास कितना है 10, एस कितना है 1, और डेल्टा टी, डेल्टा टी 20, 20 दहा में 200, 200 कैलोरी। तुमने लिया कितना, तुमने लिया कितना, लिया कितना, लिया, तुम इंटरमीडिएट हो, तुम ही लोगे और तुम ही दोगे, कौन ठंडा हुआ है, इससे तुमने कितना लिया 200, दलाली करना सीख लो, काम आएगा। इधर से कितना इधर से लिया 200, इधर दिया कितना 800, कितना एक्स्ट्रा दिया, क्या इससे 600 वापस लोगे, अरे 600 वापस लोगे ना। अब सोचो 600 किलो कैलोरी तुम वापस ले लिए, कितना 600 कैलोरी, कितना वापस ले लिए भैया 600 कैलोरी। चलो भाई, हमने कितना वापस ले लिया 600 कैलोरी। अब सोचना 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 सोचना, 10 ग्राम पानी से 10 ग्राम वाटर होता, और उसको अगर 10 ग्राम आइस बनाना होता, 10 ग्राम पानी होता और उसको 10 ग्राम आइस बनाना होता, तो तुमको कितना हीट लेना पड़ता 800, कितना 800। तुम्हारे पास 10 ग्राम पानी है कि 20 ग्राम, यहां से तुम लिए कितना 800 से ज्यादा कि 800 से कम, 800 से, मतलब क्या ये पूरा आइस बन पाएगा, कुछ आइस होगा और कुछ, टेम्परेचर कितना होगा। अब तुम फॉर्मूला निकालने बैठो, नाचते रहोगे फॉर्मूला लगा लगा के, हीट लॉस और हीट गेन से। अरे पल्ले पड़ा, कठिन लग रहा है। अब मैं पूछूं, हाँ बोलो, कोई डाउट, कोई डाउट किसी को आगे पीछे भाई, कोई कोई समस्या हो, क्लियर है। कितना हीट लिए हम यहां से हम कितना लिए 200, दिए कितना, कितना एक्स्ट्रा दिए, क्या हमको वापस चाहिए, तो क्या हम इससे 600 ले लेंगे, 600 ले लेंगे तो इसका पहले फेज चेंज करेगा फिर टेम्परेचर घटाएगा। सोचो इसको पूरी तरह से आइस बनाने के लिए हमको कितना हीट चाहिए होता, पूरा 1600, कितना ग्राम हो गया 20 ग्राम ना भाई। जब तक ये पूरा आइस नहीं बन जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। हम इससे कितना निकाल दिए 600, कितना निकाल दिए। हम कॉमन सेंस ये सोच रहे हैं कि अगर 20 ग्राम पानी को पूरा आइस बनाना हो तो क्यू बराबर एम इंटू एल, मास कितना है 20, एल कितना है 80, क्या 1600 कैलोरी लग जाएगा। लेकिन हम ले कितना रहे हैं 600, कितना ले रहे हैं, मतलब कुछ आइस होगा और कुछ आइस और कुछ, और टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये सवाल समझ से आएगा, डिब्बा बना के सॉल्व करने नहीं आता, फॉर्मूले में लेकर नाचोगे तो उल्टा पुल्टा आंसर निकालोगे, ये बात समझ लो। अरे क्लियर है ना। तो अब क्या हुआ, अब मान लो मैं इसी में तुमसे सवाल पूछ लिया कि कितना ग्राम पानी कितना ग्राम आइस, तो ये जो 600 लिए हो इसने क्या काम किया है, पानी को क्या बनाया है आइस, कितना Q बराबर M इंटू एल, क्यू की जगह कितना लिख दे 600, जो हम लिए हैं मास M और L कितना है 80, तो M बराबर कितना आ जाएगा 600 बाई 80, कट गया 8 से 8 7 56, 8 5 40, 7.5 ग्राम। 7.5 ग्राम क्या है ये आइस, बचा कितना, बचा कितना 12.5, तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर कितना हो जाएगा 12.5 ग्राम। अरे क्लैरिटी है, कठिन तो नहीं लग रहा है। ये सब चीजें हमने एक्स्ट्रा निकाल दी हैं थोड़ी और प्रैक्टिस के लिए। ये देखो देखो, डेटा से परेशान मत होना, तुम अपना कैलोरी के हिसाब से कैलकुलेशन करो, आंसर एकदम सटीक आएगा।
कह रहा पीस ऑफ आइस हीट कैपेसिटी इतना of mass m gram is at -5 degree Celsius at atmospheric pressure. It is given 420 joule of heat so that ice starts melting. Finally, when the ice water mixture is in equilibrium, it is found that 1 gram of ice has melted. Assuming there is no other heat exchange in the process, the value of m is. अंग्रेजी पढ़ो और सवाल समझ के आंसर करो. करो फिर मैं बताता हूं. खाली अंग्रेजी है सवाल में, कुछ नहीं. अंग्रेजी समझ गए सवाल बन जाएगा. बस अंग्रेजी समझने की देरी है. बनावा हो बैठल कहां है बाबू. बहुत आसान सवाल है. कितना आंसर है? 40 ग्राम. 40 ग्राम. 420 जूल दिए हो ना, मतलब कितना कैलोरी? हाँ 100 कैलोरी. 100 कैलोरी दिए हो ना. सवाल सोचो क्या था तुम्हारे पास. क्या था तुम्हारे पास? क्या था? m ग्राम कुछ आइस था. इसको तुमने कितनी हीट दी? 100 कैलोरी. कितना हीट दिया? 100 कैलोरी. तो 100 कैलोरी जब हीट दिया तो तुमको क्या दिखा? फाइनल मिक्सचर क्या दिखा? फाइनली व्हेन द आइस वाटर मिक्सचर इज इन इक्विलिब्रियम इट इज फाउंड दैट 1 ग्राम ऑफ आइस हैज मेल्टेड. इसमें से कितना ग्राम आइस मेल्ट हुआ है? 1 ग्राम. कितना ग्राम मेल्ट हुआ है? 1 ग्राम. बचा कितना? ये जो 100 कैलोरी तुम दिए हो, इस 100 कैलोरी ने कितना मेल्ट कराया पानी? 1 ग्राम. कितना पानी? 1 ग्राम. सोचो अगर ये m ग्राम आइस है, क्लियर है, इसका इक्विलिब्रियम सोचो कितने डिग्री सेल्सियस पे? -5 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं? हम कह रहे हैं अगर इसको 0 डिग्री सेल्सियस आइस होना होता, कितना होना होता? 0 डिग्री सेल्सियस आइस. सोचो हम कह रहे हैं कि फाइनल मिक्सचर बना 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस. क्लियर है? कितना हीट देते? Q बराबर एम एस डेल्टा टी. m तो m, s तो s, और डेल्टा टी कितना? डेल्टा टी कितना? डेल्टा टी कितना? 5 ना. यस. तो ये कितना हो जाता? 5ms. और s का वैल्यू कितना? 1/2. तो ये कितना हो गया? कितना? 2.5 m. 2.5 m, सॉरी 2.5 m. अरे क्लैरिटी है? क्या ये इतना हीट तुमको मिलता? मिलता कि नहीं मिलता? मिलता. तुमने दिया कितना है? 100. तुमने दिया कितना है? 100. क्लैरिटी है? क्या ये पिघला है? अरे पिघला है कि नहीं पिघला है? तुमने लिया कितना है? 2.5 m कैलोरी. तुमने दिया कितना है? 100 दिया है ना. किसको? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस को. क्लियर है? कितना एक्स्ट्रा दिया है भाई? ये पिघला ना. 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस से 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बना ना. कितना एक्स्ट्रा दिया है? समझो बहुत बढ़िया सवाल है, खाली अंग्रेजी में फंसाया है तुमको बस. यहां से यहां बनने में तुमको हीट मिली या तुमने हीट दी? तुमने हीट दी. कितनी? 2.5 m कैलोरी. अरे क्लैरिटी है ना? अरे भाई
तुम दे कितना रहे हो? 100। कितना दे रहे हो? कितना दे रहे हो? 100। यहां कितना है? 2.5 m कैलोरी। क्लैरिटी है? पल्ले पड़ रहा है? इसको हीट चाहिए थी, चाहिए थी ना? कितनी चाहिए थी? 2.5 m। तुमने दिया कितना है? 100। अगर 2.5 m जो तुमको चाहिए थी वो 100 के बराबर होती तो क्या ये 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस होता? पूरा आइस होता। लेकिन क्या हुआ? इसमें क्या है? 1 ग्राम पानी। 1 ग्राम पानी। तुम कॉमन सेंस लगा के सोचो, क्या तुमने एक्स्ट्रा दिया है? हाँ? अबे गधेड़े है क्या? मुंह फूट जाए अबे। 1 ग्राम आइस हैज मेल्टेड। कॉमन सेंस से सोचो, यहां से यहां बनने में इसको कितना हीट चाहिए था? तुमने ये दिया, कितना दिया? 2.5 m कैलोरी, तभी तो ये बना। और तुमने लिया कितना है? 100। अरे भाई तुमने कहीं से तो 100 लिया होगा, और तुमने दिया कितना है? 2.5 m कैलोरी। अगर मैंने 100 लिया और 2.5 m कैलोरी दिया, जो मैंने लिया अगर मैंने उतना ही दिया तो जो इसका स्टेट होगा वही रहेगा, उसमें कोई चेंज। सोचो, अब यही दिमाग लगाना है। हमने हमने लिया कितना है? 100। हमने लिया कितना है? 100। किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से जहां से भी ये एनर्जी आ रही है वहां से हमने कितना लिया है? 100। दिया कितना है? 2.5 m कैलोरी। इतना दिया है ना जी? दिया है ना? सोचो, हमारे पास एनर्जी बचनी चाहिए या हमको इससे एनर्जी लेनी चाहिए? इस सवाल के हिसाब से सोचो, कौन बड़ा होगा? 2.5 m की 100? कौन बड़ा होगा? 100 ज्यादा है तभी तो वो मेल्ट करा पा रहा है। कितना ज्यादा है? नहीं रे गधा, बट सोचो, सोच 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 सोच, ध्यान से सुनो। अरे भाई देखो, सुनो सुनो, इस 100 को तुम भूल जाओ। तुम कॉमन सेंस, खाली बेसिक फिजिक्स सोचो। इसको यहां से यहां बनने में हीट चाहिए थी, कितनी चाहिए थी? कितनी चाहिए थी? 2.5 m। तुम्हारे पास है कितनी? 100। कितनी है? कितनी है? 100 है ना? इसको जितना चाहिए था अगर तुमने केवल उतना ही दिया तो क्या ये 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन फाइनल मिक्सचर क्या है? इसमें 1 ग्राम पानी है। अरे है कि नहीं है? वो 1 ग्राम पानी बनाने का काम कौन कर रहा है? जो एक्स्ट्रा दिए हैं। एक्स्ट्रा दिए तो कितना एक्स्ट्रा दिए हैं? 100 माइनस 2.5 m। अरे यार नहीं आया। अरे क्लियर है? ये क्या कर रहा है? m इंटू एल। 1 ग्राम पानी को चेंज कर दे रहा है। तो 100 माइनस 2.5 m बराबर मास कितना है? 1। और l कितना है? 80। तो 2.5 m बराबर कितना? 2.5 m बराबर कितना? 20। 20 ना? अरे 20 ना? m बराबर कितना? 20 बटे 2.5 दैट इज इक्वल टू 8 ग्राम। नहीं आया? 40 कैसे निकल रहे नेता? देखो, इसको तुम किसी कैलोरीमेट्री के फॉर्मूले से नहीं बना सकते हो, जान लेना। कॉमन सेंस से बनेगा। हमेशा बस तुमको यही बात याद रखना है कि हमने कितना लिया और हमने कितना दिया। हम अपने पास कुछ रख नहीं सकते। अरे समझ आया? लिया कितना? लिया कितना? 420 जूल, मतलब कितना कैलोरी? कितना कैलोरी? 100 कैलोरी। दिया कितना? 2.5 m या 2.5 m से ज्यादा? 2.5 m से ज्यादा। तभी तो ये आइस मेल्ट करेगा। कितना ज्यादा? 100 माइनस 2.5 m। जितना ज्यादा ये है उसने 1 ग्राम आइस को क्या बना दिया? पानी। तो m बराबर कितना आ गया? 8 ग्राम। सोचो, देख लो, समझ लो, कोई डाउट लग रहा हो तो पूछ लो। खाली कॉमन सेंस का सवाल है। एक बार बढ़िया से सवाल पढ़ लो, समझ लो, कोई डाउट लग रहा हो तो बता दो। कौन है था पीछे? समझ आओ तक ना? अरे यही सवाल था, खाली अंग्रेजी था बस सवाल। लेने देने का हिसाब किताब क्लियर रखो, सब डन है, सवाल बनेगा। रुपया पैसा अच्छे से चलाओ, बस खत्म। 400 रुपया लिए, कितना लिए? 100 रुपया लिए, 2.5 m रुपया दे दिए, फिर भी 1 ग्राम पानी। 1 ग्राम पानी बना ना? तो कैसे बना 1 ग्राम पानी?
कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा दिए हो? 100 माइनस 2.5 m। उसने कितने ग्राम पानी को पिघलाया है? 1 ग्राम पानी। 1 इंटू 80, खत्म। m बराबर आ गया 8 ग्राम। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। पेन चला के जरूर सॉल्व कर लेना ये सवाल, जरूर से जरूर। अच्छा सवाल है। का भैया काहे तोड़ रहे हो जी? अच्छा हम तोड़ रहे हैं, माइक का आवाज है क्या? बैठने भी नहीं दे रहे, बहुत कष्ट। हाँ भाई ये बताओ, कह रहा, हाँ थोड़ा गीजर वाला सवाल है। गीजर है ना? हाँ गीजर है, यस। 2100 वाट कंटिन्यूअस फ्लो गीजर, गीजर होता है ना, मौसम आ रहा है गीजर वाला। While the water flows out at rate of 20 gram per second, the outlet temperature of the water must be about, कितना टेम्परेचर होना चाहिए? इस तरह का सवाल सोचो। क्या कर रहे हो तुम? 2100 वाट का मतलब क्या है? तुम कितना एनर्जी दे रहे हो हर सेकंड? हर सेकंड तुम दे रहे हो 2100 जूल पर सेकंड। वाट का मतलब यही होता है 2100 जूल पर सेकंड। इनलेट टेम्परेचर कितना है? 10 है ना, 10 ना। और आउटलेट टेम्परेचर कितना है निकालना है। और पर सेकंड कितना पानी बाहर निकल रहा है? 20 ग्राम पर सेकंड पानी बाहर निकल रहा है। द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द वाटर मस्ट बी, तो ये हीट क्या कर रहा है? क्यू बराबर क्या जानते हो? ms डेल्टा टी, और जानते हो ना क्यू बराबर ms डेल्टा टी। तो ये ऐसा है, ये क्यू नहीं है, ये क्या है? डी क्यू बाई डी टी। तो ये कितना हो जाएगा? dm बाई डी टी। अरे नहीं आया, खत्म। dm बाई डी टी, ठीक है। ये बताओ डी क्यू बाई डी टी कितना है जी? कितना दे रहे हो? 2100 जूल पर सेकेंड, 2100 जूल पर सेकेंड। और पानी कितना बाहर निकल रहा है? 20 ग्राम पर सेकेंड। 10 टू द पावर -3 कर दे। अरे क्योंकि भाई यहां जूल में लिख लिया है, आसानी से जूल में कैलकुलेट हो रहा है तो लिख दिया। इंटू dt। dt कितना? अरे dt कितना भाई? ये पूरा dm बाई dt है, देख रहे हो ना? 20 ग्राम पर सेकेंड पानी बाहर निकल रहा है, ये क्या है? dm बाई dt। कितने टेम्परेचर से निकल रहा है पता नहीं। एंट्री कितने से किया था? 10 से, तो t माइनस 10, t माइनस 10। और s का वैल्यू क्या? 4.2 लिख ले। 4.2 की 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3। अरे s हम SI में डाले हैं ना। वैसे क्या होता है? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब कैलोरी को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? s बराबर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तुम ऐसा करो, ये जूल पर सेकंड था ना, इसी को कैलोरी पर सेकंड में कर दो, ज्यादा अच्छा है ना? बात तो वही पड़ जाएगी। अब सोचो, बट इसको सीख लो कैसे करते हैं। एक कैलोरी में कितना जूल जी? 4.2 जूल हो गया। और 1 ग्राम में कितना किलोग्राम? 10 टू द पावर -3 kg पर डिग्री सेल्सियस। वही रहेगा, 10 टू द पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। इसको क्या लिख सकते हैं? 4200। क्या लिख सकते हैं? 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। एक तो ये तरीका हो गया कि आपने s को कन्वर्ट कर लिया, 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख दिया, इससे इसको काट दिया, और यहां पर हो गया 2100 डिवाइडेड बाई 20 गुणे 4.2, तो मतलब 2 दूना 4 और 2 चौको 8, 84। ये अपने पास क्या आ गया? t माइनस 10, t माइनस 10। एक तरीका ये हो गया करने का। कितना आ गया? t का वैल्यू कितना? कट जा रहा है, 84 से 2100 कट जा रहा है। इक्कीस सौ को 84, हाँ 4 ऊपर हो गया 100, तो 25 10 35 ना, 35 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर इज 35 डिग्री सेल्सियस। एक तो ये तरीका हुआ कि तुम s को कन्वर्ट करो, एक तरीका डायरेक्टली ये किसमें दे रखा है? जूल पर सेकंड में दे रखा है, इसी को किसमें कर दो? कैलोरी पर सेकंड में, और आंसर लिख लो, s बराबर 1 डाल दो। कैलोरी पर सेकंड कन्वर्ट करोगे तो जूल में है, कैलोरी में 4.2 से डिवाइड कर दोगे। किसमें? अरे 4.2 से ना, हाँ 500 कैलोरीज आ गया। मास तुमको डायरेक्टली बिना कन्वर्ट किए 20 रख देना है, रख देना है, तब भी तो तुम्हारे पास 25 ही बचेगा।
25, इस वाले को 25 बचेगा पूरा। तुम चाहो तो कैलोरी में कर लो, तुम्हारी इच्छा, जैसे चाहो। कैलोरी में ठीक लगता है यार, आसानी से हो जाता है। ये सवाल बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। सेम एज इट इज कट कॉपी पेस्ट है, बस खाली इसमें एफिशिएंसी जुड़ गई 80%। गलत मत करना। कह रहा कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर हीटर गीजर has an electrical power rating of 2 kilowatt and efficiency conversion of electrical power into heat is 80%. If water is flowing through the device at the rate of 100, क्या 100 cc का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड द इनलेट टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, द आउटलेट टेम्परेचर विल बी। अरे वॉल्यूम पता है तो क्या मास नहीं निकाल सकते हो? डेंसिटी जानते हो पानी का? पानी का डेंसिटी कितना होता है? 1000 किलोग्राम, और ग्राम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। करो सेंटीमीटर, सब उसमें, सब कैलोरी में आंसर निकालना। पहले इसको देख लो, 2 किलोवाट का आउटपुट है जिसकी एफिशिएंसी कितनी है? इनपुट है जिसकी एफिशिएंसी कितनी है? 80%। तो बताओ कितना इनपुट पावर, कितना पावर मिल रहा है उसको पर सेकेंड? बोलो बोलो बोल। 1600 जूल पर सेकेंड मिल रहा है क्या? अरे मिल रहा है ना। कितना कैलोरी? 1600 बटे 4.2 कैलोरी पर सेकेंड, इतना मिल रहा है। फिर क्या लिखोगे? dq बाई dt बराबर dm बाई dt इंटू एस डेल्टा टी। जब भी गीजर वाला सवाल आएगा, पावर वाला सवाल आएगा, यहां भी dt डाल देंगे, यहां भी dt। dq बाई dt कितना है जी? dq बाई dt कितना है? 1600 बटे 4.2। dm बाई dt कितना है? कितना पानी बाहर निकल रहा है? मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना? 1, और वॉल्यूम कितना? 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अरे क्लियर है? तो बचेगा कितना? मास फ्लो कितना होगा? 100 सेंटीमीटर, 100 ग्राम पर 100 ग्राम पर सेकेंड। खत्म बात। मास बराबर हो गया 100 ग्राम पर सेकेंड। ये समझ आया मास 100 ग्राम पर सेकेंड क्यों है? समझ आया ना? अरे भाई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब कट गया, बचा 100 ग्राम पर सेकेंड। तो ये m है कि dm बाई dt है? dm बाई dt। तो dm बाई dt की जगह क्या डाल दिए? 100, s की जगह 1, डेल्टा t की जगह, हाँ भाई, t माइनस 10। टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो t माइनस 10। क्या 2 0 से 2 0 काट दें? t बराबर कितना आ जाएगा? 4 2 8, 4 2 8, 4 हैं 12, 12 और 10 22, 3 तो टोटल ये 3 हो गया और इधर 10, तो टोटल कितना हो गया? 13.8। खत्म बात। डिग्री सेल्सियस। क्या सवाल है? कठिन लग रहा है क्या? अबे कठिन लग रहा है भाई? नहीं, चल आजा आगे चलते हैं। इधर बना नीट 2016, सोच समझ के बनाना, हड़बड़ी नहीं, बहुत बढ़िया से पढ़ना, अंग्रेजी में फंसाएगा। बी सी, अच्छा बनाओ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। सोचो, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है उसका क्या मतलब है? वो जल्दी गर्म होगा या धीरे गर्म होगा? हाँ, धीरे गर्म होगा। अब मान लो मेरी अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 100 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, तो मुझे 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना चाहिए?
100 जूल, 100 कैलोरी। कितना चाहिए? 100 कैलोरी। और किसी का 50 है तो उसको कितना चाहिए? 50 कैलोरी। और हम अगर मान लो कांस्टेंट रेट से हीट दे रहे हैं तो हम जल्दी 50 कैलोरी दे पाएंगे कि 100 कैलोरी? 50 कैलोरी। तो जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा वो, उसको गर्म होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा और ठंडा होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। ये बात समझ रहे हैं ना? यहां कह रहा है कि टू आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड ऑफ मटेरियल फॉर विच द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। वन ऑफ दीज इज एट 100 डिग्री सेल्सियस while the other is at 0 degree Celsius. If the two bodies are brought in contact, then assuming no heat loss, the final common temperature is. सोचो अगर दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर होता तो फाइनल टेम्परेचर कितना होता? 50। आइडेंटिकल बॉडीज है, आइडेंटिकल बॉडीज है, बस फर्क क्या है? एक का टेम्परेचर ज्यादा है, एक का टेम्परेचर कम है। सोचो, हम कह रहे हैं ये बॉडी है, अगर दोनों बराबर होते तो ये 0 से 50 जाता और ये क्या होता? 100 से कितना आता? 50 आता। लेकिन सोचो, सोचो किसको ठंडा होने में ज्यादा समय लगेगा? इसको ठंडा होने में ज्यादा समय लगेगा या इसको गर्म होने में? सोचो, इसका इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एवरेज मान लो, और इसका एवरेज मान लो एस एवरेज 1, इसका एस एवरेज 2। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या एस एवरेज बढ़ रहा है? यहां भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एस एवरेज बढ़ रहा है। कहां टेम्परेचर ज्यादा है? 50 से 100 में, तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा। अरे क्लियर है? तो ये जल्दी जल्दी गर्म होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? और ये धीरे धीरे ठंडा होगा। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जिस रेट से ये गर्म होता, अगर ये उसी रेट से ठंडा होता तो हम क्या कहते? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या हो जाता? बराबर होता ना। लेकिन इसका ठंडा होने का, इसका गर्म होने का रेट स्लो है कि कम है? फास्ट है। गर्म होने का रेट जो है वो फास्ट है। कैसे कह पा रहे हो? इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मान लो हम कह रहे हैं किसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तुम कुछ कांस्टेंट हीट दे रहे हो C कैलोरी पर सेकेंड। क्या दे रहे हो भाई साहब? C कैलोरी पर सेकेंड। क्या होगा? जिसका 5 है उसको हर सेकेंड, मान लो 1 ग्राम पानी है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना चाहिए? C कैलोरी। इतना ही तो तुम दे पा रहे हो ना। चाहिए कितना? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है? 5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये तुम्हारा फिक्स है। मान लो कि तुम यहां पे दे पा रहे हो 2 कैलोरी पर सेकेंड। 2 कैलोरी पर सेकेंड कितना दे पा रहे हो? 2 कैलोरी पर सेकेंड। और तुम्हारे पास एक दूसरी बॉडी है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 10 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए? 10 कैलोरी। इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना चाहिए? 5 कैलोरी। इसमें कितना समय लगेगा? कितना? 2.5। इसमें कितना? 5। कौन जल्दी गर्म हो रहा है? ऊपर वाले के गर्म होने के रेट ज्यादा हैं एज कंपेयर टू नीचे वाले के। यहां इधर टेम्परेचर 50 से 100 है, तो भाई इधर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है ना। क्यों? हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इधर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब ये धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा, और ये जल्दी जल्दी गर्म होगा और जल्दी जल्दी ठंडा होगा। तो इसका टेम्परेचर ज्यादा, इसका टेम्परेचर कम है, तो ये गर्म होगा और ये ठंडा। दोनों का रेट अगर बराबर होता, दोनों का एस बराबर होता, दोनों 50 पे आकर मिल जाते। लेकिन अब ये बेचारा क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी गर्म हो रहा है, जल्दी जल्दी हीट ले रहा है, और ये हीट धीरे धीरे दे रहा है। तो जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा वो क्या 50 से ज्यादा होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। पल्ले पड़ा? अच्छा है सर्टेन रीजन का, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन था ये। अब पता चला पेन उठा के चला रहे हो। कहो सोचो अच्छे से, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के सोचो। क्लियर है? चले आगे बढ़े, अगले सवाल पे आओ। नीट उड़ीसा 2019 बनाओ। 1 gram of water of volume 1 centimeter cube at 100 degree Celsius is converted into steam at the same temperature under normal atmospheric pressure. The volume of steam formed equals to 167,1671 centimeter cube. If the specific latent heat of vaporization of water is 2256 joule per gram,
द चेंज इन इंटरनल एनर्जीज। इंटरनल एनर्जी जानते हो? चेंज इन इंटरनल एनर्जी जानते हो? नहीं जानते हो? छोड़ दो, अभी अभी आगे आएगा, रुक जाओ। अभी ये गैसेस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से बनेगा। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से बनेगा। ये इधर कहां आ गया ये सवाल? हाँ, ऑप्शन कौन सा आएगा? बी आएगा, याद कर ले, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। मतलब ये बहुत अच्छी बात है, अगर इतनी प्रैक्टिस हो जाए, हम इतने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर ले जाएं कि इसको कर ले जाएं, तो पीवाईक्यूज देखते ही हमको ऑप्शन पता चले, उसे बहुत फायदा तो नहीं होगा, बट ये है कि याद रह गया तो अच्छी बात है। कैसे सॉल्व हुआ है अगर वो याद है तो भाई तब बेहतर बात है। याद है कैसे सॉल्व होता है? हाँ, ठीक। अभी हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी में आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहां का क्वेश्चन है। ठीक है, इधर आओ, यहां से भी लगा सकते हैं, सच ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तीन मोड्स है हीट ट्रांसफर के। हीट ट्रांसफर के तीन मोड्स है, कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सोचो, हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक हॉटर बॉडी है, या ऐसे हम कह दें कि यहां पर एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है T1। कितना टेम्परेचर है? T1। यहां से एक रॉड जुड़ा है, यहां से एक रॉड जुड़ा है, और यहां पर एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है T2। क्लियर है? हम कह रहे हैं कि T1 जो है वो बड़ा है किससे? T2 से। क्लैरिटी है? यहां पर अपने पास खूब सारा मतलब एयर पार्टिकल्स सब कुछ है। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो रहा है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन जानते हो क्या होता है? नहीं, कोई बात नहीं, आओ मैं बताता हूं, सुनो। कंडक्शन को बोलते हैं, कंडक्शन को अगर साधारण शब्दों में समझा जाए एक शब्द में, तो इसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर थ्रू अ सॉलिड मीडियम। हीट ट्रांसफर थ्रू अ सॉलिड मीडियम इज नोन एज कंडक्शन। क्या ये रॉड सॉलिड है? अरे है कि नहीं है? अगर किसी सॉलिड के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है तो डेफिनेटली वो क्या है? कंडक्शन है। इसी की अंग्रेजी में, भौकाली अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखी जाती है, द ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एक्चुअल डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज कंडक्शन। अबे तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें पार्टिकल बिना डिस्टर्ब हुए अपनी हीट एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है? कौन? सॉलिड। कौन है? सॉलिड। पलटा चलाते हो ना सब्जी बनाते समय, अरे कड़छुल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ भाई, हिंदी में बात करो यार, अंग्रेजी कमजोर है हमारी थोड़ी। तो भाई जब जब चलाते हैं उसको तो गर्म होता है ना, दूसरा एंड गर्म हो जाता है ना, क्या वहां का पार्टिकल यहां आ गया? नहीं, हीट ट्रांसफर हुआ ना, कैसे? इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से, लेकिन पार्टिकल अपनी एक्चुअल पोजीशन से नहीं हिला, तो उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। एक और मीडियम होता है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। तवे को, गरम तवे को उठाओ और उसको टोटी के नीचे रख दो। गरम तवा उठाओ और टोटी के नीचे रख दो, स्टीम निकलती है उसमें से, हीट ट्रांसफर हो रहा है ना। किसके माध्यम से? पानी के माध्यम से। किसके माध्यम से? पानी के माध्यम से। तो दूसरी बात है कि अगर हम कहें कि कहीं ऐसा हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर थ्रू, हीट ट्रांसफर थ्रू फ्लूइड, हीट ट्रांसफर थ्रू फ्लूइड, उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। सिंपल शब्द में एक और बात करें, एक और तरह का हीट ट्रांसफर होता है जो क्या कहते हैं? रेडिएशन। रेडिएशन होता है हीट ट्रांसफर थ्रू, सर एयर नहीं, हीट ट्रांसफर थ्रू वैक्यूम। हीट ट्रांसफर थ्रू वैक्यूम इज नोन एज रेडिएशन, इज नोन एज रेडिएशन। मीडियम हो ना हो, रेडिएशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होगा। अरे क्लियर है? कैसे होता है? धरती मैया पे टेम्परेचर सही होने का, रहने लायक टेम्परेचर होने का कारण क्या? सूरज है। मेन सोर्स तो हमारे अर्थ के टेम्परेचर का सन ही है। अरे है ना? कैसे? हीट कैसे आ रही है वहां से यहां तक? एनर्जी आ रही है ना, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
नाम सुने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का? कौन कौन सी होती है? नाम सुने हैं? रेडियो, इंफ्रा, हाँ, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज। क्लियर है ना? ये वो रेडिएशन, बस इतनी ही होती हैं और नहीं होती। हाँ, उसका निमोनिक्स, रेडियो को माइक्रोवेव में डाल दो, गर्म हो जाएगा तो कैसा दिखेगा? इंफ्रारेड विजिबल होगा। उसके बाद यूवी, एक्स वाई, जेड भूल जाओ। अरे क्लियर है ना? ये सीक्वेंस होता है। रेडियो को माइक्रोवेव में डालो, इंफ्रारेड विजिबल होगा, उसके बाद यूवी, एक्स वाई, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। एक और रे होती है, उसका नाम होता है कॉस्मिक रेज, लेकिन उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कभी कंसीडर करते हैं और कभी नहीं करते हैं। क्लियर है ना? मतलब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक मिलती जुलती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं, तो उसको इसी वजह से अलग से पढ़ते हैं। तो ये बताओ, क्या कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्लियर है? सूरज से तुम्हारे तक रोशनी किसकी वजह से आ रही है? रेडिएशन। किसकी वजह से? रेडिएशन। यहां बताओ क्या हो रहा है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। क्या हो रहा है? कंडक्शन। क्या हो रहा है? कंडक्शन। सुनना, हमें गधेड़े, यहां पे एयर पार्टिकल्स क्यों बनाए हैं मैंने? एयर पार्टिकल फ्लूइड है कि नहीं है? एयर पार्टिकल फ्लूइड है कि नहीं है? है। तो फ्लूइड क्या करेगा? कन्वेक्शन। क्या करेगा? कन्वेक्शन। और रेडिएशन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मीडियम रहे चाहे ना रहे। तो यहां और भी क्या हो रहा है? रेडिएशन। ऑल द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इज अवेलेबल। कौन कौन सा? एयर पार्टिकल क्या कर रहा है? एयर पार्टिकल क्या कर रहा है? कन्वेक्शन। सॉलिड क्या कर रहा है? कंडक्शन। और मीडियम रहे ना रहे, रेडिएशन तो होगा ही होगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का ज्ञान पता चल रहा है? यस। अच्छा सोचो, अगर हम कह देते कि ये एक हमारे पास बॉडी है T1 और एक हमारे पास बॉडी है T2 और बीच में कुछ नहीं है, मतलब बस केवल एयर पार्टिकल्स हैं, तो क्या होता? कोई सॉलिड बॉडी नहीं है, तो यहां पे क्या होता? कैसा हीट ट्रांसफर? कैसा हीट ट्रांसफर? कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन। कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन। अच्छा दूसरी बात, अगर हम कह देते कि यहां पर एक हॉटर बॉडी है, यहां पर एक एक अपने पास ठंडी बॉडी है, कोल्डर बॉडी है, और बीच में है वैक्यूम, कैसा हीट ट्रांसफर होगा? क्या ओनली रेडिएशन होगा यहां पे? यस। अरे है ना जी? सर रेडिएशन से आप कैसे समझ पा रहे हैं? रेडिएशन क्या है? रेडिएशन को कहा जाता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या कहा जाता है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सोचिए, अगर हम आपसे यहां से सवाल पूछें कि इन दोनों में कौन हीट दे रहा है और कौन हीट ले रहा है, क्या बोलेंगे? नहीं पता? हम कह रहे हैं T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 इज ग्रेटर देन T2। कौन हीट दे रहा है और कौन हीट ले रहा है? T1 हीट दे रहा है और T2 हीट। गलत। हाँ, अरे भाई T1 बड़ा है T2 से, तो भाई क्या हो रहा है? हाँ, क्या होगा? अच्छा यहां बताओ, कौन हीट दे रहा है, कौन हीट ले रहा है? बीच में हम कंडक्शन करा रहे हैं, एक रॉड लगाए हैं, कौन? T1 हीट दे रहा है और T2 हीट ले रहा है। यहां हमको लगने लग जाता है, वहां हमको नहीं लगता है। क्या है? क्या है? दुनिया में किसी भी स्थिति परिस्थिति में कभी भी हीट ट्रांसफर का प्रोसेस वन वे नहीं होता है। कभी भी हीट ट्रांसफर का प्रोसेस वन वे नहीं होता है। क्यों? क्यों? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था स्टीफन बोल्ट्जमैन, अभी रेडिएशन में पढ़ोगे। तो उन्होंने कहा था दुनिया में अगर कोई सी भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर है, तो वो रेडिएशन प्रोड्यूस करती है। हम भी रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। सोचिए, यही 400 लोग बैठे हों और इसी क्लास में 10 लोग बैठे हों। 400 लोग बैठे हैं तब भी हम 4 घंटा एसी चलाएं, और 10 लोग बैठे हैं तब भी हम 4 घंटा एसी चलाएं। कब टेम्परेचर ज्यादा होगा और कब टेम्परेचर कम? 400 लोग बैठे हैं तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जब 10 लोग बैठे हैं तो टेम्परेचर कम होगा। क्यों? भाई एसी तो उतना ही ठंडा तब भी कर रही थी, लेकिन क्या हमारी बॉडी से रेडिएशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है?
बचपन में हमको पढ़ाया जाता था ठंडी के मौसम में हम रजाई ओढ़ के सोते हैं तो रजाई हमको गर्म नहीं करती है, हमारी बॉडी ही हमको गर्म करती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से जो हीट निकल रही है वो बाहर नहीं जा पा रही। यही तो सिखाया गया ना आपको, यही सिखाया गया ना। दुनिया में कोई भी बॉडी कभी भी ऐसे हीट एक्सचेंज नहीं करती है कि उसको बस हीट मिल रही है, उसको हीट मिलती भी है और वो हीट देता भी है। सोचो, अगर मैंने जो हीट लिया और मैंने जो हीट दिया, अगर दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो मेरे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो। अगर मैंने हीट ली ज्यादा, मैं एक बॉडी हूं, मेरा टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो मैं कुछ हीट लूंगा भी और कुछ हीट दूंगा। अगर मैंने हीट ली ज्यादा और दी कम तो मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे क्लैरिटी है? पक्का ना जी? क्लियर है? अगर हम हीट ले रहे हैं कम और दे रहे हैं ज्यादा तो हमारा टेम्परेचर घटेगा। ब्लैक बॉडी का नाम सुने हैं? ब्लैक बॉडी जो सारी हीट को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब। क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। अरे कर लेती है ना। गाड़ी का सीट कवर ब्लैक कलर का बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अच्छी बात है। गर्म होता है ना, मतलब सफेद कलर लगा देते तो क्या कम गर्म होता? सोचो सोचो। अरे भाई लॉजिक तो यही कह रहा है ना यार, कि ब्लैक कलर क्या करता है? ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू व्हाइट, एज कंपेयर टू। छाता काले कलर का क्यों होता है? गाड़ी की सीट ब्लैक कलर की क्यों होती है? जिसको भी एक्सेस सनलाइट का एक्सपोजर मिल रहा है उन सबको कौन से कलर का बनाया जाता है? ब्लैक। सोलर पैनल देखे हो, कलर कौन सा होता है? हीट एब्जॉर्ब कर ले और रेडिएट ना करे। अच्छा नेता गधा। अबे सोचो ना, अगर मान लो, तुम खुद सोचो, इधर ध्यान दो भाई, बहुत तगड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर मान लो हम तुमसे ये कहें कि तुम्हारे हिसाब से सोच के बताना, हम कहें कि हमने गाड़ी का जो सीट है उसको व्हाइट कलर का बना दिया और एक हमने गाड़ी का सीट ब्लैक कलर का बनाया, तुम्हारे हिसाब से कौन ज्यादा गर्म होगा? ब्लैक वाला कि व्हाइट वाला? ब्लैक वाला कि व्हाइट वाला? ब्लैक वाला। सवाल तो यही कहता है कि सर ब्लैक वाला ज्यादा गर्म होगा। सर छाता हमको सफेद कलर का बनाना चाहिए, ब्लैक कलर का क्यों बनाते हैं? बेवकूफ थोड़ी है बे, ये बहुत अच्छी रिसर्च होती है। अभी हमने तुमको क्या बताया? अभी हमने तुमको क्या बताया? दुनिया में कभी भी हीट ट्रांसफर वन वे नहीं होता है। ब्लैक बॉडी जो नियर टू परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक होती है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक उसकी होती है कि वो जितनी हीट आएगी वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो उतनी ही हीट रेडिएट कर देगा। क्लियर है? तो जब कोई ब्लैक कलर का, मान लो एक पैनल लगा दिया आपने, ब्लैक कलर का एक सेटअप लगा दिया आपने, क्लियर है? मान लीजिए गाड़ी के ऊपर ब्लैक कलर का कवर लगा दिया, तो क्या होगा कि जब उसके ऊपर हीट पड़ती है तो भाई टेम्परेचर उसका बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के पीछे कारण है, तब तक टेम्परेचर बढ़ेगा जब तक वो जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी हीट रेडिएट ना करने लग जाए। और ब्लैक बॉडी में एज कंपेयर टू व्हाइट बॉडी वो टेम्परेचर क्या होता है? इजीली अचीवेबल होता है। क्लियर? तो अब मान लो मैं देख रहा हूं कि मेरी सीट कवर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, जिस पर आने वाली हीट और जाने वाली हीट बराबर हो जा रही है, वो 30 डिग्री सेल्सियस है या 40 डिग्री सेल्सियस है। समझ रहे हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस के बाद आपकी सीट का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब एक है व्हाइट कलर की बॉडी, जिसका नेचर कैसा है? जिसका नेचर कैसा है? रिफ्लेक्ट करने का। ब्लैक बॉडी का मतलब यह नहीं होता कि काले कलर की बॉडी है तो ब्लैक है। काला कलर सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स उस कैरेक्टरिस्टिक के जो ये कहता है कि जितनी हीट लोगे उतनी हीट दोगे तो आपके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो। अब सफेद कलर की बॉडी है, उसके ऊपर हीट पड़ रही, तो वो क्या रिफ्लेक्टिंग नेचर की है? टेम्परेचर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, उसका टेम्परेचर एक बार ऐसा अटेन हो जाएगा कि इट विल ऑल्सो बिहेव लाइक अ ब्लैक बॉडी, जिस पर जितनी हीट आएगी उतनी हीट जाएगी। लेकिन
उसका जो टेम्परेचर है, क्योंकि उसका जनरल नेचर कैसा है, रिफ्लेक्ट करने का है कि नहीं है, तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट किया, हीट एब्जॉर्ब किया। अरे 100% तो रिफ्लेक्ट कर नहीं सकता, क्लियर है ना। रिफ्लेक्ट किया, कुछ एब्जॉर्ब किया, उसका टेम्परेचर बढ़ा, रिफ्लेक्ट किया, कुछ एब्जॉर्ब किया, उसका टेम्परेचर बढ़ा। अब एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन होगा तो एमिशन होगा, क्लियर है ना। जितना हीट एब्जॉर्ब करते जा रहा है वो क्या पूरी रेडिएट कर पा रहा है, नहीं, क्लैरिटी है ना। एब्जॉर्ब कम कर रहा है, रिफ्लेक्ट ज्यादा कर रहा है। जितना एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्शन और रेडिएशन ये दोनों अलग अलग बात है, समझते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि लाइट पड़ी, टकराई और वापस। रेडिएशन का मतलब क्या है कि हमने हीट एब्जॉर्ब की, मॉलिक्यूल्स ने हीट एब्जॉर्ब की, उनके बीच में कोलिजन स्टार्ट हुआ, वो एक्सेलरेट हुए, और एक्सेलरेट हुए तो हीट को रेडिएट किए। बात समझे ना, ये डिफरेंस है रेडिएशन में और रिफ्लेक्शन में। अब सोचो, जो ब्लैक बॉडी होती है वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो ज्यादा रेडिएट करेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का कोलिजन जल्दी जल्दी बढ़ेगा ना। तो उसमें क्या होगा कि बहुत इजीली वो टेम्परेचर अचीव हो जाएगा जिस पर वो जितनी एब्जॉर्ब कर रही है उतना ही रेडिएट करना स्टार्ट कर दे। लेकिन अगर आप यही सफेद कलर ले लिए तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है कि कम, कम। सफेद कलर की बॉडी रिफ्लेक्टिंग नेचर की होती है ना, तो वो इसने एब्जॉर्ब किया कम, उसके पास एनर्जी कम आई, कम आई ना। अब उसके मॉलिक्यूल्स का कोलिजन ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। क्या कम हीट रेडिएट करेगा, सोचो। तो अब उसके एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ी कि नहीं बढ़ी, समय के साथ क्या होगा, वो समय बीतता जाएगा और वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता चला जाएगा, धीरे 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 उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तब तक बढ़ता जाएगा जब तक वो जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना रेडिएट ना करने लग जाए। तो ज्यादा गर्म कौन होगा, सफेद की काला, सफेद। ब्लैक बॉडी जो है वो टच करने गर्म तो लगता है, लेकिन अगर वही सफेद लगा देंगे ना, नरक मच जाएगा आपके जीवन में, फिर बैठने लायक नहीं रहेगा अगर 4 घंटा खड़ी रह गई धूप में। तो ऐसा छाले वाले अलग पड़ जा रहे हैं, बात समझे है ना। ब्लैक होल का नाम सुने हैं आप लोग, क्या है, एक ऐसी बॉडी, ब्लैक होल एक ऐसी बॉडी है जो कुछ भी एब्जॉर्ब कर सकती है। क्यों, कितनी भी एनर्जी जाए वो सब एब्जॉर्ब कर सकती है। क्यों, क्योंकि जितना वो एब्जॉर्ब करती है उतना ही वो रेडिएट कर देती है। उसका एमिसिविटी होता है 1। कितना होता है, 1। अपने पास कुछ रखती ही नहीं है, तो जो अपने पास रख ही नहीं रहा है उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। ब्लैक होल में कोई एक प्लैनेट गया, वो पूरे प्लैनेट को सोख जाएगी और उस पूरे प्लैनेट को एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकाल देगी, खत्म। वही बहुत सारे लोग ऐसी रिसर्च करते हैं और ये बताते हैं कि ब्लैक होल कैन बी अ चैनल वेयर अ मास कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी। और अगर ये संभव हुआ कि उस एनर्जी को हम दोबारा किस में कन्वर्ट कर पाए, मास में, तो ब्लैक होल एक रास्ता बन जाएगा जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकते हैं। उसी ब्लैक होल्स का एक छोटा वर्जन होता है जिसका नाम होता है वॉर्म होल्स। वॉर्म होल्स भी एनर्जी के चैनल होते हैं जिसमें किसी मास बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसको उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए और फिर दूसरे एंड पर उस एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर लिया जाए। एवेंजर्स देखे हो कि नहीं, गायब होते हैं ना, तो कैसे गायब होते हैं, पूरी मास को किसमें कन्वर्ट कर ले रहे हैं, एनर्जी में, और फिर जहां प्रेजेंट हो रहे हैं वहां किसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं, एनर्जी को मास में। टेलीपोर्टेशन का नाम सुने हो, teleportation is same phenomena where energy can be converted into mass and further mass can be converted into energy। इस पर काम करता है, बात समझ रहे हैं ना। मास है, एनर्जी बनी, फिर एनर्जी क्या बन गई, मास। अब सोचिए, अब सोचिए अगर आपका पूरा मास अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बन जाए तो यू कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। अगर यह संभव हो गया कि फिर से मैं उस एनर्जी को क्या बना लूं, मास, तो फिर आप वही आ जाएंगे। हमने एक पार्टिकल पे ऐसे काम किया है जिस पार्टिकल का नाम है हिग्स बोसॉन। नाम सुने, गॉड पार्टिकल बोला जाता है उसको, गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसॉन। वही एक ऐसा पार्टिकल है जो क्वांटम थ्योरी के थ्रू कनेक्शन डेवलप करता है। कहता है कि जैसे मैं यहां पर हूं, दुनिया में यहां का कोई भी पार्टिकल है, अगर ये एक जगह यहां से डिस्टर्ब हुआ है तो इसके पैरेलल यूनिवर्स में एक दूसरा पार्टिकल है
इसके यहां डिस्टर्ब होने से वो भी वहां डिस्टर्ब हुआ है, उसको बोलते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। बात समझ रहे हैं? तो वो एक मेथड है जिसके जिसके महत्व से, जिसके इंपॉर्टेंस से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत दूर की बात है, क्या पता आगे जाकर हमारा सिविलाइजेशन और बेहतर हो जाए, हम कुछ ऐसा कर पाए। अगर ऐसा कर पाएंगे तो वो रिवोल्यूशनरी होगा। अभी तो बस हम एक जगह पे काम कर रहे हैं ज्यादा करके, जिसको बोलते हैं क्रायोजेनिक स्लीप। जानते हैं क्रायोजेनिक स्लीप का नाम सुने कभी? ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आदमी को सुला दिया जाए, उसके बाद 1000 साल बाद उठा दिया जाए, उसके बॉडी के सेल्स डेड नहीं होंगे। अभी हम क्रायोजेनिक स्लीप का दूसरा प्रयोग करते हैं क्रायोजेनिक पैकिंग में, जिसमें फूड्स को बहुत ज्यादा समय तक रखा जाता है, वो डेड नहीं होते। जिसमें मीट्स होते हैं ना, खाने वाले मसाला, मीट मसाला खाते हो ना, तो भाई उनकी जब पैकिंग होती है तो वो क्रायोजेनिक पैकिंग होती है, जो बहुत बड़ी ब्रांड्स हैं जो ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो उसमें कोई भी ये नहीं यूज करती हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड करती हैं, उसको क्रायोजेनिकली पैक करती हैं, वैक्यूम बना के पैक करती हैं, जिसमें सेल्स डेड नहीं होती। वही हम सोचें कि अगर ऐसा संभव हो कि हम क्रायोजेनिक स्लीप में चले जाएं, तो जहां हम बूढ़े ना हो, तो हम 1000-2000 साल तक स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं। उससे बहुत ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं, हाँ हमारी थोड़ी रीच बढ़ जाएगी। 1000-2000 लाइट ईयर तो मतलब कुछ नहीं होता। हमें कहीं से जो रेडिएशन मिलता है पता चलता है 2.5 मिलियन लाइट ईयर अवे। तो वो सब वहां तक रीच बढ़ाने का बस एकमात्र तरीका है कि अगर हम कभी भी वार्म होल्स को या ब्लैक होल्स को एज एन एनर्जी चैनल यूज कर पाए तो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में अब अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। जाओ एंजॉय करो थोड़ा। कल अपनी क्लास है ना सुबह?